नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे परमादेश और अधिकार परीक्षा रीट पर। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, इसमें कुल 4 क्लास हैं। अनुच्छेद 32 में कुल 4 क्लास हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और क्लास 2 में कुल 5 रिट हैं। क्लास 2 में कुल 5 रिट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, उत्प्रेषण, शर्टियो रेरे। तो संविधान के अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। खंड 2 जो क्लास 2 है, उसमें कुल 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम परमादेश और अधिकार परीक्षा पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बाद में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 ये भारतीय संविधान का बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं, जो भी मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं भारतीय नागरिकों को, वो सार्थक तभी हैं, तभी वो अर्थपूर्ण हैं, तभी उनका कोई मतलब है, तभी वो उनकी कोई प्रासंगिकता है, तभी उनकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता है जब अनुच्छेद 32 है। यदि आप अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान से निकाल दें तो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं वो निरर्थक, अर्थहीन, मीनिंगलेस हो जाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सारे के सारे अधिकार ऑन पेपर रहेंगे, प्रैक्टिकल में आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है, जो आर्टिकल 32 है, वो जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंतर्गत उपलब्ध हैं, उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी देता है कि भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन कोई व्यक्ति करे या राज्य करे, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी उचित एक्शन होगा वो लेंगे, और इन 5 रिटों में से किसी भी रिट को वो जारी करेंगे। हालांकि 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स दिया गया है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, उनको ये राइट्स दिया गया है रिटों को जारी करने का। तो हमारे कहने का आशय ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका कितना महत्व है कि इस एकमात्र अनुच्छेद के माध्यम से
इस एकमात्र अनुच्छेद के माध्यम से ही सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सार्थक है, अर्थपूर्ण है, उनका कोई महत्व है, उनकी गरिमा है। अदरवाइज ये आर्टिकल 32 आप भारतीय संविधान से निकाल दें तो भाग 3 के माध्यम से जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, उनको आप समझिए को बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगे। क्योंकि जब ये अनुच्छेद निकल जाएगा तो यदि सरकारें मनमानी करके उनको आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन करेंगे या कोई व्यक्ति करता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा पाएंगे, भाई न्यायालय कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगा। तो हमारे कहने का आशय ये है कि आर्टिकल 32 है तो फंडामेंटल राइट्स की जो व्यवहारिकता है, उनका जो महत्व है, उनका जो अर्थ है, उनकी जो मीनिंग है तभी सार्थक है जब 32 है। 32 के अभाव में भाग 3 के द्वारा प्रदत्त सारे के सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागजी रह जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो मीनिंग लेस हो जाएंगे। तो भाई क्योंकि आपको बहुत सारे राइट्स दे दिए जाएं, आपको बहुत सारे राइट्स दे दिए, अनगिनत राइट्स दे दिए जाएं, यदि उनके क्रियान्वयन के संबंध में कोई व्यवस्था ना हो, यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसके उपचार की कोई व्यवस्था ना हो, तो आप ही बताइए कि ऐसे अधिकारों का क्या मतलब है? भाई कोई मतलब नहीं है। अधिकार का मतलब तब है जब उनके क्रियान्वयन की पुख्ता, मजबूत, मुकम्मल व्यवस्था हो। अधिकारों का महत्व तब है जब उनका उल्लंघन होने पर उनके उपचार की उचित और मुकम्मल व्यवस्था हो। और भारतीय संविधान की एक खूबसूरती आप देखिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरफ जहां भाग 3 के अंतर्गत आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमारे आपके सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे आपके बहुफलकीय विकास के लिए, जहां बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट 3 के अंतर्गत, वही पार्ट 3 में ही आर्टिकल 32 के माध्यम से एक क्लियर कट व्यवस्था है, बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया गया है, बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई भी करता हो, चाहे वो राज्य करे या व्यक्ति करे, कोई भी करे, तो उनके खिलाफ आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और उनके क्रियान्वयन की एक मुकम्मल व्यवस्था है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो ये भारतीय संविधान की आप खूबसूरती देखिए कि मौलिक अधिकार तो प्रदान किया ही गया है, उसके साथ ही साथ उनके क्रियान्वयन की एक मुकम्मल व्यवस्था है, एक पुख्ता व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसके उपचार की एक पुख्ता मुकम्मल व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। तो ये जो 5 रिटें हैं, इन्हीं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की वो सुरक्षा देते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण पर, हैबियस कॉर्पस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। अब हम इन दोनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे कि परमादेश क्या है, इसका क्या आशय है, अधिकार परीक्षा का क्या मतलब है, अधिकार परीक्षा क्या क्या मतलब है। तो अब हम इन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के उपचार हेतु जो ये 5 प्रकार की रिटें हमारे संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो प्रदान किए हैं वो क्या है, इनका क्या मतलब है। तो हम देखते हैं परमादेश। परमादेश के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए परमादेश जो है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। देखिए परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जब ये रिट जारी करेंगे तो मतलब वो कहते हैं हम आदेश देते हैं। देखिए ये जो रिट है
ये रिट किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी, सरकार, न्यायिक अभिकरण या लोक निगमों के खिलाफ तब जारी की जाती है जब वो अपने लोक दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं, उसका ठीक ढंग से पालन नहीं करते हैं या उसको निभाने में उसको नहीं निभाते हैं, आनाकानी करते हैं। तो उसी अवस्था में ये रिट जारी की जाती है और इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है वो अपने लोक दायित्व को उचित ढंग से निभाए, अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वयन करे, अच्छे ढंग से उसे निभाए। और ये जो परमादेश का जो रिट है, ये जो परमादेश की जो रिट है, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए इसके अपवाद भी हैं। देखिए परमादेश का अपवाद क्या है? देखिए इसके अपवाद पर हम आते हैं, उसके पहले आप एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स पर्सन प्रयागराज के डीएम और डीएम साहब अपने उनके जो लोक दायित्व हैं, मतलब उनका जो कर्तव्य है, उनका जो दायित्व है, यदि वो अपने दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय की शरण में जाएगा तो न्यायालय इनके खिलाफ परमादेश जारी करेगा और इस रिट के माध्यम से इन्हें हिदायत दी जाएगी कि आप अपने उत्तरदायित्व का जो पालन है उसे अच्छे ढंग से करें, आपका जो लोक दायित्व है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। तो कोई भी अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, सरकार हो, न्यायिक अभिकरण हो, लोक निगम हो, कोई भी हो, अगर वो अपने दायित्व को, लोक दायित्व को ठीक ढंग से उसका पालन नहीं करता है या उसे नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में परमादेश जारी किया जाएगा और उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि आप अपने लोक दायित्व का पालन भली प्रकार से करें। अब देखिए इसका अपवाद क्या है? देखिए परमादेश क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। क्यों नहीं जारी किया जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जो सरकार होती है संसदीय लोकतंत्र में, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की, एक होती है वास्तविक। अब चूंकि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल ये नाम मात्र की सरकार है, ये औपचारिक सरकार है, ये सेरिमोनियल सरकार है और इनकी शक्तियों का जो प्रयोग है वास्तविक रूप में केंद्र में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है वो करता है और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित वहां का मंत्रिपरिषद करता है। तो चूंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल खुद से तो कोई काम करते नहीं हैं, इनकी शक्तियों का इस्तेमाल, इनकी शक्तियों का प्रयोग जो है करते हैं इनके अधीनस्थ पदाधिकारी। तो जब भाई ये कोई काम करते ही नहीं है तो इन्हें अपने काम के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसीलिए क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जो परमादेश है वो जारी नहीं किया जा सकता है, जारी नहीं होता है। इसका एक अपवाद ये है। इसका दूसरा अपवाद ये है कि इसका जो दूसरा अपवाद है कि निजी क्षेत्र में
निजी क्षेत्र में किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि जियो है या अडानी की कोई कंपनी है या और भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो पोस्ट को होल्ड करने वाले अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो ये इसके दो अपवाद हैं परमादेश के। अब चूंकि भाई ये निजी क्षेत्र है तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो दूसरी रिट है अधिकार परीक्षा, उसका क्या मतलब है, उसका क्या आशय है, वो कब जारी की जाती है, किस सेंस में जारी की जाती है, अब हम उसको देखेंगे। और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से देखिए जो ये रिट है, इस रिट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। तो ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से या अवैध तरीके से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गलत तरीके से या अवैध तरीके से उसे धारण करता है, उसे होल्ड करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। और जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से लोक पद को, सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है, तो उससे यह पूछा जाता है कि आपने किस प्राधिकार से इस पद को धारण किया है। और यदि वह व्यक्ति उचित उत्तर दे देता है, समुचित उत्तर दे देता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज उसे पद से हटा दिया जाता है और पद को रिक्त कर दिया जाता है। तो उससे ही अधिकार परीक्षा कहा जाता है। और जो अधिकार परीक्षा जो रिट है, आपने पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा बहुत सारे जगहों पर, कि जैसे मान लीजिए एक्स नामक एक व्यक्ति है जो टीचर हो जाता है, और इस एक्स व्यक्ति की जो बीएड की डिग्री है, वो फर्जी है। और पी नामक व्यक्ति को ये खबर मिलती है किसी भी प्रकार से, या उसे जानकारी होती है कि जो एक्स नामक पर्सन जो टीचर के पद पर सिलेक्ट हो गया है, उसकी डिग्री फर्जी है। तो पी महोदय ने क्या किया कि न्यायालय में इस रिट को जारी करने के संबंध में मुकदमा दायर कर दिया, और न्यायालय ने ये रिट जारी किया, और महोदय को ये जानकारी हुई तो महोदय को कोर्ट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और उन्हें बाकायदा इस चीज को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो डिग्री है वो सब सही है, इसी अधिकार से हम इस पद को धारण करते हैं। और यदि एक्स महोदय वहां पर अपनी बीएड डिग्री को सही साबित नहीं कर पाए कि हमारी डिग्री फेक नहीं है बल्कि ओरिजिनल है, सही है, अगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाए तो उन्हें टीचर के पद से हटना पड़ेगा, उन्हें पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो जो
टीचर बने हुए हैं तो उस संबंध में जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो उस योग्यता को धारण नहीं करते हैं। जब वो योग्यता को धारण नहीं करते हैं तो वो उस पद के काबिल नहीं है, उस पद को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा उदाहरण देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये ए नामक एक व्यक्ति है जो जिनका पीसीएसजे में सिलेक्शन हो जाता है, और ए महोदय की जो एलएलबी की डिग्री है वो फर्जी है, और किसी व्यक्ति ने मुकदमा दायर कर दिया कि ए नामक व्यक्ति जो पीसीएसजे में सिलेक्ट हुआ है, जो मतलब लोअर जुडिशरी में जो काम कर रहे हैं, तो वो उनकी डिग्री फर्जी है, तो इनके खिलाफ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इनसे पूछा जाएगा, ये न्यायालय में उपस्थित होंगे। देखिए ये जज हैं फिर भी भाई, क्योंकि देखिए जो हर पद के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स है। यदि आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आप उस पद को धारण करने के अधिकारी हैं, आप उसको होल्ड करने के अधिकारी हैं, अदरवाइज आप पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और यदि ए महोदय ने ये सिद्ध नहीं किया कि हमारी डिग्री फर्जी नहीं सही है, अगर ये इनकी डिग्री फर्जी निकलती है तो इन्हें भी पद छोड़ना पड़ेगा। पद इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हर पद के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स है। जब मिनिमम एलिजिबिलिटी कोई व्यक्ति पूरा करेगा तभी वो उस पद को होल्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ये ठीक है कि इन्होंने पीसीएसजे की रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन इनकी एलएलबी की डिग्री फर्जी है तो इन्हें हटना पड़ेगा। हटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई आप पीसीएसजे में आवेदन तब कर पाए जब आपने एलएलबी किया है। जब आपकी एलएलबी की डिग्री ही फर्जी है तो आप तो आवेदन करने के लिए ही एलिजिबल नहीं है, तो फिर नौकरी करने की बात ही छोड़िए। तो उन्हें ऐसी कंडीशन में पद छोड़ना पड़ेगा। तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, बहुत सारे केसेस, अनगिनत केसेस सुने होंगे कि कोई व्यक्ति 10 साल सर्विस कर लिया, बाद में ये पता लगता है कि उसकी डिग्री फर्जी है। कोई व्यक्ति पता नहीं कितने वर्षों कर लिया, तब पता लगता है कि इसने फर्जी डिग्री लिया है, ये है वो है। तो भाई अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप पद होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक पद को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि इनकी एलएलबी की डिग्री फर्जी निकली, इनकी बीएड की डिग्री फर्जी निकली, इसलिए ये पद से को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इन्हें पद से हटना पड़ेगा। और जो अधिकार परीक्षा की जो रिट है, अधिकार परीक्षा की जो रिट है, आप समझिए कि जितने भी लोग कई साल सर्विस करके बाहर होते हैं, भाई फर्जी डिग्री के आधार पर उन्होंने सर्विस पा लिया, बाद में किसी भी प्रकार से जानकारी होती है तो इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। तो अधिकार परीक्षा का ये मतलब होता है। और इस प्रकार के जितने भी केसेस आप देखे होंगे, सुने होंगे, सब वो इसी के तहत आते हैं और इसी के तहत व्यक्तियों को पद खाली करना पड़ता है। देखिए यहां पर एक चीज आ रही है बार बार कि लोकपद क्या है, लोकपद या सरकारी पद या सार्वजनिक पद या पब्लिक पोस्ट। देखिए इन सब का मतलब एक ही होता है, चाहे आप लोक पद कहिए, सरकारी पद कहिए, सार्वजनिक पद कहिए, पब्लिक पोस्ट कहिए, पब्लिक ऑफिस कहिए, कुछ भी कह लीजिए, इन सब का मतलब एक होता है। देखिए सरकारी पद का मतलब ये होता है भाई ऐसा पद जो संविधान द्वारा या कानून के द्वारा सृजित किया गया है
और उस पद को धारण करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होता है। भारत का प्रत्येक नागरिक उस पद को प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है, बशर्ते वो उस पद के संबंध में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा हो। अर्थात एक ऐसा पद जो संविधान द्वारा या कानून द्वारा सृजित किया गया है और उस पद को भारत का प्रत्येक नागरिक प्राप्त करने के संबंध में समान अधिकार रखता है, वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है, बशर्ते कि वो उस पद के सापेक्ष जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, जो न्यूनतम योग्यता होती है, उसको धारण करता हो। तो ऐसा पद सरकारी पद होता है, लोक पद होता है, सार्वजनिक पद होता है, पब्लिक पोस्ट होती है। तो मित्रों, ये आपने देखा कि परमादेश क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, परमादेश कब जारी किया जाता है, परमादेश के माध्यम से किस बात को सुनिश्चित किया जाता है, अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा के माध्यम से किस बात को सुनिश्चित किया जाता है। तो आपने इन दोनों रिटों को आपने समझा, उदाहरण के साथ समझा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो 2 रिट बची हुई हैं, एक है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और दूसरी है उत्प्रेषण सर्टियोररी। तो इन दोनों रिटों को हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आपको उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज बस यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।